स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थार के मरुस्थल के बारे में। जैसे आपको पता भी होगा कि जहाँ जहाँ पे जैसे मकर रेखा वाला जो साइड्स होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर्स होता है, वो हाई प्रेशर बेल्ट पे ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पे हाई प्रेशर क्षेत्र होने के कारण जो वर्षा है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे मरुस्थल आकृति या मरुस्थल के बारे में आपने नाम सुना होगा। जैसे अफ्रीका में सहारा हो गया, ठीक है, फिर भारत में जैसे थार हो गया, फिर ऐसे आप विश्व में अलग अलग जगह पे और सारे जो मरुस्थल हैं पड़े होंगे। ठीक है, जैसे गोबी मरुस्थल हो गया, ठीक है, तकला मकान हो गया। ये सारी चीज़ें मरुस्थल विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं भौगोलिक रूप से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है मरुस्थल। उस चीज़ के लिए हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे थार के जो मरुस्थल है कहाँ पाया जाता है भारत में, और भारत में भी थार का मरुस्थल कहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो राजस्थान वाला जो इलाका है वहाँ पे आप देख पाएंगे वहाँ पे थार के मरुस्थल को। अब थार का मरुस्थल वहाँ डेवलप्ड कैसे हुआ? तो डेवलप्ड होने का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे आप जाएंगे तो ये एक तो चीज़ है वहाँ पे है कि टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस होता है। ज़्यादा जहाँ पे तापमान में अंतराल ज़्यादा होता है, डिफरेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे होता क्या है, जैसे सूर्य दिन के समय ज़्यादा जब वहाँ पे चमकता है तो क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उनमें तनाव होता है, यानी वो चट्टानें फैलती हैं। और रात के समय जब ज़्यादा ठंडा होता है तो क्या हो जाते हैं, फिर सिकुड़ती हैं। और बार बार जब यह क्रिया होती है तो वह क्या होती हैं, भंगुर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और वही टूट कर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि जो चट्टानें होती हैं उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे बालू वगैरह सारी चीज़ें। तो वो उसका भाग जो है विस्तृत होता है, तो क्या बनता है, ये सब और सारा जो मरुस्थल का क्षेत्र है वो विस्तृत होता चला जाता है। तो वहाँ पे पहले कंडीशन तो ये होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो, तापांतर ज़्यादा हो। तापांतर का मतलब दिन और रात का जो टेम्परेचर का अंतर है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके मरुस्थल का जो है विस्तार होता है। दूसरा चीज़, समुद्र से आप दूरी भी देख रहे होंगे। तीसरा चीज़ ये देख पा रहे होंगे कि मानसूनी जो हवाएं बहती हैं वो अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण जो अरावली पर्वत का पश्चिमी वाला भाग है उधर वह मानसूनी पवनें नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण या मानसूनी पवनों का अवरुद्ध का वो काम करता है, जिसके कारण उस इलाके में उस साइड बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। और इधर इवन इस साइड होती भी है तो उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है जितना। अब क्यों नहीं होती है उसका कारण आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि समुद्र से बढ़ती दूरी, अक्षांश, ऊंचाई, इसके कारण जो है वर्षा भी अलग अलग जगह पे जो है वर्षा के जो मात्रा है उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो मरुस्थलीकरण होता है उसके रोकथाम के लिए क्या कोई कन्वेंशन बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था। तो उसके लिए जिस समय 1992 में रियो डी जेनरो सम्मेलन हो रहा था ब्राज़ील में, उसी समय तीन संयुक्त रूप से कन्वेंशन हो रहे थे। एक डिजर्टिफिकेशन के लिए, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए, और एक जो हो रहा था बायोडाइवर्सिटी के लिए, और एक हो रहा था कौन सा, क्लाइमेट चेंज के लिए। तो जो डिजर्टिफिकेशन वाला हो रहा है वह हमेशा उसके जो सदस्य देश हैं या पक्षकार जो देश हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे मिलते हैं। ठीक वैसे बायोडाइवर्सिटी वाला भी है, उसके भी प्रत्येक जो पक्षकार देश होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे मिलते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी वाला में आप देख सकते हैं जो मॉन्ट्रियल वाला है, या फिर से उससे आप रिलेट कर सकते हैं जो आपका जापान में जो हुआ था नागोया प्रोटोकॉल, वह बायोडाइवर्सिटी से, या आईजीएन जो लक्ष्य रखा गया था वो भी वहीं से। COP15 में जो वहाँ पे चाइना में कुमनिंग जो लक्ष्य रखा गया है 2020 के बाद से, चूँकि 2020 में कोई भी सम्मेलन नहीं हो पाया था अकॉर्डिंग, चूँकि वहाँ पे जो पेंडेमिक हुई थी जिस समय कोविड-19 की, जिसके कारण नहीं हो पाया था, तो उसको पोस्टपोन करके फिर बाद में किया गया उसको। तो वहाँ से वो तो आपका हो गया बायोडाइवर्सिटी का। लेकिन डिजर्टिफिकेशन वाला जो है वो भी ठीक वैसे ही होता है, यानी उसके भी जो पक्षकार देश होते हैं वो भी प्रत्येक 2 वर्ष पे मिलते हैं और कोई ना कोई निर्णय लिया जाता है। ठीक इस समय भी उसका हुआ था, जैसे आपको पता है कि कहाँ पे हुआ था, सऊदी अरबिया में हुआ था। तो इस समय आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि यह न्यूज में बना हुआ था। और COP16 इन दोनों का इसी वर्ष हुआ है। तो ट्राई जो है COP इस वर्ष हुआ था। जैसे आप जलवायु वाला पढ़ेंगे तो जलवायु वाले में COP29 हुआ था
कहाँ पे, अजरबैजान के बाकू में हुआ था। ठीक वैसे ही अगर आप पढ़े होंगे ये वाला बायोडाइवर्सिटी वाला, जैव विविधता वाला, तो उसमें COP16 उसका हुआ था, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। तो COP16 कहाँ पे होता है, कोलंबिया वाला जगह, जो जगह था वहाँ पे हुआ था, यूएसए में। और यह जो है इसका यानी डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए, तो इसका भी जो है यह COP16 ही हुआ है। और कब हुआ है, पिछले वर्ष अभी 2024 में हुआ है, नवंबर दिसंबर के आसपास। तो ये कहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा, सऊदी अरबिया में हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, ये जो रेगिस्तान इलाका है, यहाँ पे जो मरुस्थलीकरण है उसको उसकी रोकथाम के लिए क्या है, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा रहा है, ताकि वन ज़्यादा जब लगे रहेंगे तो वन क्या करते हैं, जो मिट्टी में जकड़े रहते हैं उनको, मिट्टी को अपरदित होने से रोकने का काम करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें ऊँट के बारे में, क्योंकि ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। तो आपसे यूपीएससी यहाँ से, चूंकि इस स्पीसीज जो है इस वर्ष रहा है न्यूज़ में, तो यहाँ से यूपीएससी आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि केवल ऊँट भारत में ही पाए जाते हैं या केवल एशिया में ही पाए जाते हैं। भारत में केवल, अब ऊँट में भी 2 तरह के ऊँट पाए जाते हैं, एक कुबड़ वाले जो ऊँट होते हैं वो भी पाए जाते हैं, और 2 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि 1 कुबड़ वाले ऊँट और 2 कुबड़ वाले ऊँट में क्या अंतर है। देखिए, ये जो ऊँट है वह 1 कुबड़ वाला ऊँट है, ठीक है, जिसके जो है यहाँ निकले हुए हैं वो कितना है, 1। और ये जो ऊँट आप देख पा रहे होंगे, ये 2 कुबड़ वाले जो है ऊँट है, ठीक है। तो 1 कुबड़ वाले ऊँट और 2 कुबड़ वाले ऊँटों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि भारत में केवल और केवल 1 कुबड़ वाले ही ऊँट पाए जाते हैं। तो अधिकतर लोग इसी स्पीसीज को देखे हैं तो फटाक से टिक कर देंगे कि हाँ, केवल 1 कुबड़ वाले ही जो है ऊँट है वो भारत में मिलते हैं। ऐसा नहीं है, भारत में 1 कुबड़ वाले भी ऊँट पाए जाते हैं और 2 कुबड़ वाले भी ऊँट पाए जाते हैं। लेकिन जो 2 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं उनका नाम है बैक्ट्रियन ऊँट। तो जो बैक्ट्रियन ऊँट हैं उस लद्दाख वाले जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से नुब्रा घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और जो 1 कुबड़ वाला जो ऊँट है उसको कहा जाता है ड्रोमेडरी, जो ऊँट है उसको कहा जाता है 1 कुबड़, जो मुख्य रूप से भारत का राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, या आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे साउथ अफ्रीका वाला जो क्षेत्र या अरबियन जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऊँट केवल और केवल भारत का जो है नहीं कह सकते हैं कि स्थानिक जो स्पीसीज है, ऐसा है। ऊँट जो है अफ्रीका में भी पाया जाता है, आपका इवन एशिया में भी पाया जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अगर आपसे ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है तो वो स्टेटमेंट सही है। अनदर अगर ऐसे बोले कि केवल भारत में पाया जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में, हाँ, ये भारत में दोनों के दोनों पाए जाते हैं, यानी 1 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं और 2 कुबड़ वाले भी ऊँट पाए जाते हैं। यानी 1 कुबड़ वाला जो ऊँट है उसको याद रखिएगा आप लोग, उसको कहा जाता है ड्रोमेडरी ऊँट, और जो 2 कुबड़ वाले जो ऊँट होते हैं उनको कहा जाता है बैक्ट्रियम ऊँट, ठीक ना। तो बैक्ट्रियन ऊँट भी पाए जाते हैं और ड्रोमेडरी ऊँट भी पाए जाते हैं, बशर्ते जो बैक्ट्रियन ऊँट होते हैं वो लद्दाख के नुब्रा घाटी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। और जो ड्रोमेडरी जो ऊँट है वह केवल और केवल राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ से और किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि ऊँट केवल और केवल रेगिस्तान में ही चल सकता है, ठीक है, या केवल चल सकता है, तैर नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और ऊँट की जो है प्रजाति है जिसका नाम है खराई ऊँट, वो गुजरात के मैग्रोव क्षेत्र में ज़्यादातर रहते हैं और तैरने में भी सक्षम है, ठीक है। तो ऊँट की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो तैर भी सकती हैं, जिसका नाम है खराई ऊँट, ठीक है। तो वो कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात के मैग्रोव जो क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं खराई ऊँट, ये तैरने में भी सक्षम है, ठीक। तो ये ऊँट से स्पीसीज से रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और इसी स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं घुमा देगा आपको, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे 3 तरह के ऊँट की प्रजातियां हैं, और कहाँ कहाँ पाई जाती है, केवल एशिया में नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका दोनों जगह पाई जाती हैं, और केवल भारत में नहीं, भारत और जो अरबियन पार्ट है एशिया का वहाँ पे, और साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में भी पाई जाती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि भारत में दोनों प्रकार की जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 3 प्रकार के ऊँट होते हैं वो याद रखेंगे। एक तो ड्रोमेडरी ऊँट होता है, एक आपका बैक्ट्रियन ऊँट होता है, और तीसरा जो होता है वो जंगली बैक्ट्रियन ऊँट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है, ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो। तो ये याद रखेंगे 3 ऊँट। और जो तैरने वाला ऊँट है उसका नाम रखेंगे याद खराई ऊँट, जो कच्छ के गुजरात वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ मैग्रोव वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखेंगे। अब यह जो ऊँट है वो क्या है, स्तनधारी है और पालतू भी है, ठीक है।
रेगिस्तान वाले इलाके में आपने देखा होगा कि पेट के रूप में, इसको पालतू के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, स्तनधारी भी है, और इसके दूध का भी, मुख्य रूप से इसका दूध का भी व्यवसाय किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। इसके मांस का भी उपयोग किया जाता है। तो केवल आपसे पूछे केवल इसके दूध का उपयोग किया जाता है, केवल मांस का उपयोग किया जाता है, ऐसा सही स्टेटमेंट आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो यह कुछ रिलेटेड चीज़ें थी जो ऊँट से संबंधित थी, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ऊँट जो मुख्य रूप से राजस्थान है, इलाका राजस्थान का, वो कहाँ कहाँ से लगता है इसका बॉर्डर। तो एक तो सीधे सीधे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे पाकिस्तान से लगता है इसका सीमा। दूसरा अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कहाँ कहाँ से, भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पंजाब वाला है, ये पंजाब है, ये है आपका हरियाणा, ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद ये है मध्य प्रदेश, और ये है आपका गुजरात। तो राजस्थान का किन किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा होता है, तो वो है आपका पंजाब, हरियाणा, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद से गुजरात। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपसे पूछ रहा है तो वो है कौन सा, पाकिस्तान से सीमा साझा होता है। अगर आपसे ये ऐसा पूछे क्वेश्चन कि यह अरबियन सी से सीमा साझा करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। अरबियन सी से बिल्कुल ही इसका सीमा साझा नहीं होता है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में अगर पूछ ले तो यहाँ से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है राजस्थान से भी होके गुजरती है। अब किन किन राज्यों से होके गुजरती है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। तो इन राज्यों से होके क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो कर्क रेखा आप जल्द से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कर्क रेखा कितने अंश के अक्षांश की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ग्लोब में कितने अंश की अक्षांश की रेखा जो है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। तो ये याद बिल्कुल रखिएगा, ये जो दो कुबड़ वाले आप देख पा रहे होंगे जो ऊँट है, वो कौन है, बैक्ट्रियन ऊँट है, ठीक ना, याद रखिए। अच्छा, जो गुजरात वगैरह में पाए जाते हैं राजस्थान क्षेत्र में, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, जो बालू वाला जो क्षेत्र है उसमें आसानी से चल सकता है, और एक और भी इसमें क्षमता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक बिना पानी पिए भी यह रख सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें थार रेगिस्तान के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। तो ये याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, अरावली के पश्चिमी वाला भाग ज़्यादा पार्ट में आता है, ठीक है। और विश्व का 9वां सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान माना जाता है, मैंने पहले ही बताया आपको। और मुख्यतः भारतीय राज्य राजस्थान। अच्छा, राजस्थान का राजकीय पशु अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, राजस्थान का राजकीय पशु जो है वह ऊँट है, ठीक ना। तो राजस्थान का राजकीय पशु ऊँट है। राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और वहाँ एक डिजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पे उनको उनके संरक्षण के लिए यह जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते उनका संरक्षण किया जा सके, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो रेगिस्तान कहाँ, अगर देखा जाए राजस्थान, तो हरियाणा पंजाब राज्यों के दक्षिण भाग, गुजरात के उत्तरी भाग तक मैंने पहले ही बता दिया मैप में, आपको याद हो गया होगा। और एक 15% जो है पाकिस्तान और पंजाब सिंध क्षेत्र में यह स्थित है, मतलब सीमा साझा होता है। इसका क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक, बस ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा ये राज्य है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला इसी राज्य में सर्वाधिक मात्रा में है। अब ऐसा नहीं कि, अब ऐसे भी स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है कि केवल अरावली जो पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत है, जो केवल और केवल राजस्थान में पाई जाती है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल राजस्थान में नहीं पाई जाती है, बल्कि उसका फैलाव दिल्ली तक है, ठीक। हाँ, वो अलग बात है कि राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा उसकी लंबाई राजस्थान में है, वो अलग चीज़ है। सीमाएं अगर देखेंगे, सीमाओं में मैं बता दिया हूँ कि उत्तर पश्चिम में सतलुज नदी, पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, दक्षिण में कच्छ का रण है, और उसके बाद से मैग्रोव से सारी चीज़ें, पश्चिम में सिंधु घाटी से भी क्या हुआ है, घिरा हुआ है। फिर अगर इको सिस्टम के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो 10वां हिस्सा रेत के टीले हैं इसमें, जबकि शेष हिस्सा उबड़ खाबड़ चट्टानी संरचनाएं ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। वैसे साल्ट नुमा जो झीलें हैं वो यहाँ पे जाए, जैसे सांभर झील के बारे में आपने सुना होगा, तो सांभर झील कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान वाले इलाके में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और थार का रेगिस्तान है, यह मुख्य रूप से याद रखिएगा कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक। और यहाँ पे तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है दिन में, और रात में ठीक वैसे ही बहुत कम हो जाता है। तो ताप का अंतर जो होता है दिन और रात का बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंस, जिसके कारण ये सारी चीज़ें, मरुस्थलीकरण ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पे अभी जो है रोकथाम के लिए, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए वहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वनों की कटाई को रोका है, और धीरे धीरे वनों को लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब
यहाँ पे अपर्दन की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पे कौन ऐसी झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, तो कौन ऐसे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे वैसे ही पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे जो ज़्यादा मात्रा में पानी का जो है जिनके मुख्य रूप से अपने अंदर संचित रख सकें या बाष्पोत्सर्जन कम हो पाए, ठीक है, वही रहेंगे, ठीक है। जिनका रंध्र बंद होता है वही पेड़ पौधे रह सकते हैं, जिन्हें यानी जिसमें बंद स्टोमेटा पाया जाता होगा। स्टोमेटा आप समझ रहे होंगे, जिनकी पत्तियों में जो है खुला रंध्र नहीं पाया जाता है, यानी कांटे होती हैं, वही बंद स्टोमेटा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जिप्सम, चूना पत्थर, नमक, बॉक्साइट, सिलिका, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ तथ्य थे, और ऊँट से रिलेटेड जो तथ्य है बिल्कुल आप जो है कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इस बार ये न्यूज़ में रहा है, तो आ सकता है, और स्टेटमेंट बहुत तरह से, कई तरह से घुमाया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आपको क्लास, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।